बच्चों, आज हम नया अध्याय इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जनरेशन यानी उत्पादन के आर्थिक पक्ष जो है उसका अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हर उपभोक्ता की ये अपेक्षा होती है कि उसे 24 घंटे पूरे वोल्टेज पर यानी क्वालिटी की बिजली आपूर्ति लगातार होती रहे। लेकिन ये बिजली आपूर्ति तभी संभव है जब इसमें होने वाले खर्चे का भरण उपभोक्ता द्वारा लगातार होता रहे। इसलिए बिजली की लागत क्या होगी ये निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी और थोड़ा सा मुश्किल काम है कि बिजली की लागत कितनी होगी। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर बिजली की लागत निर्भर करती है। तो इस अध्याय में हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जनरेशन यानी उत्पादन के आर्थिक पक्ष का अध्ययन करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जनरेशन के अंदर जो हम पावर जनरेट करते हैं उसके बाद उसका ट्रांसमिशन होता है, विभिन्न जगह पे जीएसएस लगे होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के जीएसएस लगे होते हैं, उसके बाद पोल माउंटेड सब स्टेशंस लगे हुए होते हैं, उसके बाद हमारे घर तक सप्लाई पहुंचती है। तो इतने बड़े नेटवर्क में हमें ये निकालना सबसे पहले ज़रूरी है कि बिजली की लागत प्रति यूनिट कितनी है। उसी हिसाब से हम उपभोक्ता से बिजली का चार्ज या बिजली का बिल वसूल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए जब हम देखते हैं उत्पादन की लागत तो मोटे तौर पे 4-5 फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बिजली की लागत निर्भर करती है। सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ लैंड यानी भूमि की लागत किस जगह पर कितनी आ रही है। इसको हम सभी चीज़ों को अलग अलग समझने का भी प्रयास करेंगे। पहले आप ये नोट करिए, फर्स्ट है कॉस्ट ऑफ लैंड या भूमि की लागत कितनी है। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि जो एक बार इन्वेस्टमेंट हुआ, जो रेवेन्यू बेसिस पे हो रहा है, बार बार हो रहा है, जैसे सैलरी लोगों को बार बार मिल रही है, मेंटेनेंस का खर्चा बार बार हो रहा है, वो कैपिटल नहीं कहलाएगा। कैपिटल में जो जब इंडस्ट्री लगाते समय एक बार इन्वेस्ट हुआ या थोड़े समय मतलब फ्रीक्वेंटली जो इन्वेस्ट नहीं हो रहा है वो सारा का सारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में आएगा। तीसरी चीज़ है मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन, और चौथा है उपकरणों की लागत यानी जो ऑपरेटर्स हैं उसकी कॉस्ट। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कॉस्ट ऑफ लैंड हम किस प्रकार से निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ लैंड निकालने के लिए हम ये जानते हैं कि हर जगह को कोई भी हम काम करें उसके लिए भूमि की आवश्यकता हमेशा होगी। बिजली के अंदर भी जो पावर प्लांट लगेगा उसके लिए भूमि की आवश्यकता होगी। उसके बाद जो सब स्टेशंस लगेंगे उनके लिए भूमि की आवश्यकता होगी। जो ट्रांसमिशन लाइन पड़ेगी उसके लिए भूमि की आवश्यकता होगी। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा उसके लिए भूमि की आवश्यकता होगी। तो भूमि की आवश्यकता हमेशा होगी। उसी तरीके से जनरेटिंग स्टेशंस जो लगे हैं, अब वो जनरेटिंग स्टेशन हो सकता है कि शहर के पास लगे हों तो भूमि की लागत ज़्यादा होगी। सब स्टेशंस अगर मान लीजिए जंगल में लगे हैं या शहर से बहुत दूरी पर लगे हैं तो उसके लिए भूमि की आवश्यकता कम होगी। तो भूमि की आवश्यकता कम या ज़्यादा हो सकती है, निर्भर करता है कि वो शहर से पास हैं या शहर के दूर लगे हुए हैं। तो भूमि की आवश्यकता न सिर्फ प्लांट लगाने के लिए होती है बल्कि जो स्टाफ जो रह रहा है उसके रहने के लिए रेजिडेंशियल कॉलोनीज़ बनेंगी उसके लिए भी भूमि की आवश्यकता होगी। उसके बाद जो जीएसएस बनेगा उसके लिए भी भूमि की आवश्यकता होगी। जीएसएस के क्वार्टर्स बनेंगे उसमें भी भूमि की आवश्यकता होगी। तो भूमि की आवश्यकता बहुत सारी जगह पे पड़ती है। तो हम टोटल ये निकालने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं आपको पहले ही बताया कि बहुत ही मुश्किल काम है इसको निकालना, लेकिन कॉस्ट ऑफ लैंड हमने कितने में वो भूमि ली ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे कुछ प्लांट जैसे थर्मल पावर प्लांट में अपेक्षाकृत कम भूमि की आवश्यकता होती है, लेकिन उसकी जगह पे यदि हम देखें तो हाइड्रो पावर प्लांट में अपेक्षाकृत बहुत ज़्यादा भूमि की आवश्यकता होती है।
और उसमें जो सिविल स्ट्रक्चर जो बनता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा खर्चे की ज़रूरत होती है। तो ये कॉस्ट ऑफ लैंड कैलकुलेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और क्योंकि प्रमुख लागत इसमें यही होनी है। तो जो भी प्लांट लगाने के लिए भूमि चाहिए, या जीएसएस लगाने के लिए, या स्टाफ के लिए, और लागत जो है हमेशा भिन्न भिन्न इसलिए होती है कि शहर के पास होता है तो भूमि की लागत ज़्यादा होती है, शहर से दूर होता है, जंगल में होता है तो भूमि की लागत कम होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में होता है तो भूमि की लागत कम होती है। उसी तरीके से जो सब स्टेशन, जो पावर प्लांट्स हैं वो नदी के किनारे बनाए जाते हैं। अगर वो नदी शहर के पास है तो वहाँ भूमि की लागत बहुत ज़्यादा होगी, अगर वो नदी शहर से दूर है तो भूमि की लागत कम होगी। तो इसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, इस तरीके से भूमि की लागत को निकाला जाता है। नेक्स्ट स्टेज में जो कैपिटल लगा उसका इंटरेस्ट हमें हमेशा कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 10 करोड़ रुपए किसी प्रोजेक्ट में खर्च किए, तो 10 करोड़ रुपए पे 10 नेचुरली इतना पैसा किसी भी संस्था या व्यक्ति के पास नहीं होता, बल्कि पावर प्लांट्स तो हज़ारों करोड़ रुपए के बनते हैं। तो ये किसी बैंक से लोन लेते हैं, किसी इंश्योरेंस कंपनी से लोन लेते हैं, या ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनसे ये लोन लेते हैं। तो इसके ऊपर ब्याज की लागत हमेशा आती है, यानी ब्याज का खर्चा इसमें हमेशा होना है। तो ब्याज अलग अलग हो सकती है। बहुत सारी पावर फाइनेंस कंपनीज़ हैं, वो अपेक्षाकृत कम ब्याज देती हैं, बैंकों का ब्याज थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो उनका ब्याज और थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो कोशिश यही रहती है पावर कंपनीज़ की कि उन्हें कम से कम लागत में पूंजी की उपलब्धता हो जाए। इसके लिए कई बार सरकार बॉन्ड भी जारी करती है, बॉन्ड के थ्रू भी इनको पैसे की ज़रूरत होती है, लेकिन उसका इंटरेस्ट इनको हमेशा प्राइस के रूप में कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी जो वो ब्याज दे रहे हैं तो वो ब्याज भी उसकी लागत का ही हिस्सा है, उसको भी उपभोक्ताओं से वसूला जाना आवश्यक है। तो इंटरेस्ट जो लग रहा है कैपिटल के ऊपर, उसको कैलकुलेट करना और उसको उसकी प्राइस में इनबिल्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, क्योंकि ये जो बोरोड कैपिटल है या जो उधार ली हुई राशि है वो हज़ारों करोड़ में होती है पावर कंपनीज़ के लिए। तो उसका इंटरेस्ट जो भी 7%, 8%, जैसा भी इंटरेस्ट उसका है, उसको कैलकुलेट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेप्रिसिएशन, यानी मूल्यह्रास, किस तरीके से इसकी कीमत लगातार कम होती जा रही है। तो पावर प्लांट की आयु के साथ जैसे जैसे पावर प्लांट्स को लगाने का समय निकलता जाता है, इसके उपकरणों की परफॉर्मेंस पे इसका प्रभाव पड़ता है। हम देखते हैं कि जब कोई नया प्लांट लगता है उसमें फॉल्ट बहुत कम आते हैं, मशीनें सामान्यतया अच्छी तरह से काम करती रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे वियर एंड टियर के कारण मशीनें जब पुरानी हो जाती हैं तो उसमें फॉल्ट आना, उनकी मेंटेनेंस होना, उसके खर्चे बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि हम हर इक्विपमेंट की यूज़फुल लाइफ निकालेंगे, यानी उसकी कितना समय तक उसको कॉमर्शियली हम प्रयोग में लाना ठीक है, तो वो उसकी कॉमर्शियल लाइफ उसका निकाला जाना ज़रूरी है। फिर जो उसकी इनिशियल कॉस्ट है वो तो पता ही होती है कि किसी भी चीज़ की, कोई भी इक्विपमेंट है तो, या कोई भी मान लीजिए प्लांट मशीनरी है तो उसकी इनिशियल कॉस्ट क्या है, यूज़फुल लाइफ हम निकाल लेंगे कि वो 10 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, और उसकी स्क्रैप वैल्यू निकाल लेंगे। स्क्रैप वैल्यू यानी जब वो ख़त्म हो जाएगी वो चीज़, तो उसके बाद वो कितने में बिकती है, तो उसका स्क्रैप वैल्यू भी निकाल ली जाएगी। तो जो उसकी प्रेजेंट प्राइस है उसमें से स्क्रैप वैल्यू को घटा दें तो उसकी एक्चुअल कॉस्ट हो गई। स्क्रैप वैल्यू का मतलब है कि जब वो चीज़ कबाड़ हो जाएगी, जब वो किसी काम की नहीं रहेगी, तब उसको बेचने पे कितने पैसे मिलेंगे। कुछ चीज़ों को बेचने पे बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, बिल्कुल कबाड़ी की रेट में, जैसे लोहा या तांबा जिस भी मटेरियल की बनी है उसी कॉस्ट में बिकती है। कई बार उसकी
पैसे थोड़े से ज़्यादा भी मिलते हैं। तो उसका स्क्रैप वैल्यू हम जरूर निकालेंगे कि जब हम उसको बेचेंगे, जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल कबाड़ ही हो जाए तभी बेचें। यूज़फुल लाइफ के बाद, जैसे मान लीजिए कोई कार आपने 10 साल चलाई, 10 साल के बाद उस कार को बेच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसको कबाड़ी के रूप में वो तौल के ले जाएगा। हो सकता है आपको उसके, अगर चलती हुई कार है तो उसके ज़्यादा पैसे मिल जाएं। तो उसी तरीके से प्लांट मशीनरी में भी होता है कि यदि वो सही तरीके से उपयोग में आ रही है तो उसके हमें पैसे अधिक भी मिल सकते हैं। तो जो यूज़फुल लाइफ जो हुई 10 साल हुई, इनिशियल कॉस्ट मान लीजिए किसी चीज़ की 5 लाख है, स्क्रैप वैल्यू उसकी 50,000 है, तो 5 लाख में से 50,000 घटा दिया, यानी 4.5 लाख रुपए उसकी कीमत आ गई। वो अगर 10 साल तक वो चलेगी तो उसको 10 साल से भाग दे देंगे, यानी 45,000 रुपये हर साल का उसका डेप्रिसिएशन हो गया। तो ये तो हुआ डेप्रिसिएशन निकालना। अब डेप्रिसिएशन निकालने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो उन कारणों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है कि समय के साथ साथ उपकरण पुराने होते जाते हैं, उनका मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ता जाता है। तो एक समय के बाद उस उपकरण को बदलना ज़रूरी होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसी उपकरण से या उसी प्लांट मशीनरी से लगातार प्रोडक्शन करते रहें। एक समय के बाद जब उसमें इतना ज़्यादा मेंटेनेंस होने लगती है, इतने ज़्यादा उसमें स्टॉपेज प्लांट में होने लगते हैं, प्लांट बंद होने लगते हैं बार बार, तो उसके कारण उसको बदलना ही श्रेयस्कर होता है। एक तो ये कारण हो गया कि हम बार बार थोड़े समय के बाद, यानी जो उसकी यूज़फुल लाइफ है उसके बाद इक्विपमेंट में प्लांट मशीनरी को बदलते हैं। कई बार क्या होता है कि लोड बढ़ जाता है, तो लोड बढ़ने से हम पुराने जो कम लोड का इक्विपमेंट या प्लांट या मशीनरी लगा हुआ है उसको हटा के दूसरा लगाते हैं। कई बार क्या होता है कि एडिशनल प्लांट लगाना उतनी ही जगह में संभव नहीं होता। तो मान लीजिए पहले लोड जो है 1000 मेगावाट था, अब 1000 से 1200 मेगावाट हो गया, तो हम उसमें अधिक वैल्यू का अधिक लोड के हिसाब से प्लांट मशीनरी उसमें लगाएंगे। तो इसलिए भी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना ज़रूरी होता है कि जब लोड बढ़ जाएगा तो उसकी जगह पे अधिक लोड का प्लांट या इक्विपमेंट उसमें लगाना पड़ेगा। तीसरी चीज़ होती है, कई बार यूज़फुल टाइम तो उसका पूरा नहीं होता, लेकिन टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने के कारण भी कई बार इक्विपमेंट को, प्लांट मशीनरी को चेंज किया जाता है, उनको बदला जाता है। तो इन 3-4 कारणों से हमें जो पहले हमने प्लांट मशीनरी लगा रखी है उसको जगह पे दूसरी लगानी पड़ती है। तो अब उसको लगाने के लिए एक्चुअली खर्चे की ज़रूरत होगी, उसमें कुछ खर्चा होगा। उस खर्चे को जोड़ने के खर्चा हम तभी कर पाएंगे जब हमने डेप्रिसिएशन के पैसे उसमें एडजस्ट किए हुए हैं या डेप्रिसिएशन हमने काउंट उसका कर रखा है। अब एक होती है इक्विपमेंट कॉस्ट। बहुत सारे उपकरणों की ज़रूरत समय समय पे होती है, ना सिर्फ जनरेटिंग प्लांट में होती है बल्कि जीएसएस पे भी होती है। कई बार हमें अलग से ट्रांसमिशन लाइन डालनी होती है, कई बार ट्रांसमिशन लाइन्स की क्षमता बढ़ानी होती है, कई बार डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चेंज करना पड़ता है, कई बार ओवरहेड सिस्टम होता है उसकी जगह में अंडरग्राउंड सिस्टम करना पड़ता है। तो इस तरीके के खर्चों के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस पैसों के लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम उसके लिए पैसों की व्यवस्था करके रखें। ये डेप्रिसिएशन के द्वारा ही संभव है। तो ये आज हमने मोटे तौर पे देखे कि इस किसी भी उत्पादन लागत में जो खर्चे, बड़े खर्चे होते हैं जो शुरू में ही होते हैं, वो कॉस्ट ऑफ लैंड है यानी भूमि की लागत है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ उस पर लगने वाला ब्याज है, जो मैंने आपको बताया था कि जो हज़ारों करोड़ रुपए में कोई प्लांट लगता है उसको कहीं ना कहीं से हमें बोरो करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है। डेप्रिसिएशन होता है, मूल्यह्रास होता है। कोई भी इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी लगा होता है तो वो हर साल उसकी कीमत जो है कम होती जाती है, या हमें उसके लिए जब बदलेंगे तो उसके लिए मूल्य पैसों की व्यवस्था लगातार करते रहनी पड़ती है, उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और जो एपरेटस हैं, जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं, उन उपकरणों की
कॉस्ट भी साथ के साथ उसमें लगती रहती है। तो ये सारे के सारे आज हमने इस विषय को शुरू किया है, विषय में प्रवेश किया है और आपने समझने का प्रयास किया होगा कि इसका उत्पादन का आर्थिक पक्ष क्या होता है। आगे के लेक्चर्स में हम जो डिफरेंट टाइप की कॉस्ट होती है उसे निकालने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।